आज के भाग दौड़ भरी जीवन में आज हमारा खान पान के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज होता जा रहा है। एक समय हम लोग देखते थे कि बड़े बुजुर्गों को ही बीमारी सुनने को मिलती थी, लेकिन आज खान पान के कारण और लाइफ स्टाइल के कारण यहाँ के युवाओं को कई तरह की बीमारियाँ सुनने को या देखने को मिल रही है। खासकर उसमें युवाओं में स्टोन की समस्या देखने को मिल रही है और इसके अलावे प्रोटेस्ट की जो बीमारी है वो सामने आ रही है। तो आज इन्हीं सभी और खासकर सेक्सुअल जो समस्या आज युवाओं में खासकर देखने को मिल रहा है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर सुमित कुमार, जो कि अभी सूर्या हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन सभी बीमारियों से किस तरह से निजात मिल सके, आज उनके लिए आज हम बात करेंगे। तो पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आज मुझे इन्वाइट करने के लिए। आपके जो सवाल हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मुख्य रूप से आज जो हम लोगों को आम समस्या देखने को मिल रही है कि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होते जा रहा है, खान पान भी मुख्य रूप से चेंज होते जा रहा है और ये भाग दौड़ का समय ऐसा हो चुका है जो कि जिससे कि एक्सरसाइज करना तो दुभर हो चुका है। तो इससे कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में आ रही है। डॉक्टर सुमित सर, आप एक बेहतरीन यूरोलॉजिस्ट हैं और एक आप बेहतर सर्जन हैं। तो आज कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये यूरोलॉजिस्ट होता क्या है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये यूरोलॉजिस्ट होता क्या है और इनमें किन किन बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं। यूरोलॉजिस्ट मतलब गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। गुर्दा, पेशाब के रास्ता और प्रोस्टेट की समस्या, इन सबों का निदान हम लोग करते हैं। मेल सेक्सुअल हेल्थ यानी इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, अगर हिंदी में बोलें तो जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण बच्चा ना हो पाना, इरेक्शन में लिंग में तनाव ना हो पाना, शीघ्र पतन, ये सब समस्याएं भी हम लोग यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं। किडनी और पेशाब के रास्ते में जो समस्याएं मुख्य रूप से हैं उनमें से स्टोन जो है गुर्दे में हो सकता है, पेशाब की नली में हो सकता है, पेशाब के थैले में हो सकता है, पेशाब यूरेथ्रा में हो सकता है, हाँ लिंग में जो यूरेथ्रा है वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो किडनी में, पेशाब की नली में और प्रोस्टेट में भी होता है। इसके अलावा कई बार किडनी काम नहीं करता है जी। किडनी में पूरी तरह से इन्फेक्शन की वजह से, पत्थर की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में कॉमन है, इन सब वजह से गुर्दा काम नहीं करता है और गुर्दा न काम करने से और साथ में इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार गुर्दा भी निकालना भी पड़ता है। तो ये सारे काम यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं जी। जी, तो आपने यूरोलॉजिस्ट का काफ़ी लंबा समय आपका अनुभव रहा है, तो आप अब तक का आपका कैसा अनुभव रहा है और अपनी शैक्षणिक योग्यता आपने किन किन जगहों से प्राप्त किया है और कहाँ से प्रशिक्षण आपने लिया है, कुछ इसके बारे में लोगों को बताएं। जी, पढ़ाई तो लंबी होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई सच में लंबी होती है। मैंने 2001 में अपना अध्ययन शुरू किया था। मेरा दाखिला रिम्स में हुआ था 2001 में। मैंने वहाँ पर MBBS का कोर्स स्टार्ट किया 2001 में। 2007 में ये कोर्स ख़त्म हुआ। संयोग से साथ में ही ख़त्म होते ही मुझे तुरंत से MS में दाखिला मिल गया जी। और मैंने 2008 से 2011 तक रिम्स में ही सर्जरी में MS किया। उसके बाद मेरी इच्छा हुई यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने के लिए, यूरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा हुई। तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहिए होता था और तैयारी भी करनी होती थी जी। इसके लिए मैंने तैयारी भी किया और साथ ही साथ SGPGI लखनऊ में 6 महीने तक कार्य भी किया था। 2013 में मैंने MCH का एग्ज़ाम क्रैक किया और फिर मेरा सिलेक्शन बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोयूरोलॉजी में, वहाँ पर मेरा दाखिला हुआ। 13 से 16 तक मैंने वहाँ पर अध्ययन किया और MCH करने के बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हेतु मैं मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता में काम किया और वहाँ पर हमारे गुरु साहब थे मिस्टर डॉक्टर प्रसन्न
कुमार मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी, जो काफ़ी नामी है वहाँ पे, डॉक्टर सुजीत सर थे और डॉक्टर पार्थ प्रतिम दत्ता थे। इन लोगों से काफ़ी सीखने को मिला और अप्रैल 2018 में वापस मैं साहिबगंज आ गया और तब से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। तो आप यहाँ के अलावे आपने और अन्य कहाँ कहाँ अपनी सेवा आपने अभी तक दे चुके हैं? जी, यहाँ के अलावा सूर्या हॉस्पिटल में तो मैं हूँ ही, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे बैठता हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरी अटैचमेंट है रेडिएंट हॉस्पिटल कटिहार, वहाँ पर मैं महीने में 2 बार जाता हूँ और पेशेंट्स को भी देखता हूँ, ऑपरेशन भी करता हूँ। इसके अलावा मैं सोनो स्कैन मालदा से जुड़ा हूँ, वहाँ पर भी पिछले 4-5 सालों से मैं जा रहा हूँ। कुछ समय पहले तक मैं रामपुर हाट में जाता था, मैं O2 हॉस्पिटल धुलियान वहाँ से भी जुड़ा था। इसके अलावा मैं आसनसोल भी जाकर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन फिर यहाँ पर काम का प्रेशर बढ़ता चला गया तो मुझे कई जगह से छोड़ना पड़ा। फिलहाल तो मैं सोनो स्कैन मालदा और रेडिएंट हॉस्पिटल कटिहार, ये 2 जगह से जुड़ा हूँ। बाकी समय मैं यहाँ की जनता को देता हूँ। बहुत अच्छे, आपका तो खासा अनुभव रहा, आप एक बेहतर सर्जन हैं। तो लेकिन आप अभी तक अपने दर्जनों ऑपरेशन किए होंगे, उसमें से कुछ ऐसा है, कुछ रेयर केस बताइए जो कि आपका खास यादगार पल हो, जो कि लोग आपसे जानना चाहते हैं। वो कुछ ऑपरेशंस जो है, जैसे किडनी निकालना, ये सब ऑपरेशंस बहुत महंगे ऑपरेशंस होते हैं और कई गरीब पेशेंट्स इसका लाभ उठा नहीं पाते। ऐसे ही जैसे सोनो स्कैन में मैं था और एक पेशेंट कई जगह दिखाकर थक चुका था और गरीब था पेशेंट, तो बाहर में किडनी का ऑपरेशन जो जटिल हो, करीब लाख रुपए तक खर्चा हो जाती है और पेशेंट देने में असमर्थ था और बहुत परेशान भी था, कठिनाई में था, इन्फेक्शंस वगैरह भी हो रहे थे उसको। तो उसका इलाज मैंने साहिबगंज में किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। जो किडनी खराब था उसे हटा दिया गया। किडनी में बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस था और किडनी पूरी तरह से निष्क्रिय था, काम नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के बाद पेशेंट स्वस्थ होकर चला गया और बहुत दुआएं दिया मुझे। मैंने बहुत मिनिमम कॉस्ट में भी किया था उनको और वो खुश होकर के कई पेशेंट्स को यहाँ भेजे भी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और यादगार पल रहा, कुछ इंटरनेशनल पेशेंट्स जी। अब बांग्लादेश के पेशेंट को मैंने सोनो स्कैन में देखा था। उनके पेशाब के रास्ते में पाइप लगा हुआ था और वो मेडिकल वीज़ा लेकर के इंडिया सोनो स्कैन में आके दिखाए थे और उनको कुछ हार्ट की समस्या भी थी। वो कैलकाटा में भी दिखाए थे और अपने ढाका में भी दिखाए थे। तो ऑपरेशन करने में थोड़ा सा लोग हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे सलाह किया। मैंने अपने एनेस्थेटिस्ट से बात की, उनको उनके कार्डियक प्रॉब्लम का बतलाया। मेरे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रेहान बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा। उनका सहयोग मिला मुझे और हमने सफल ऑपरेशन किया। पेशेंट का पाइप निकाल दिया, पेशाब अच्छी गति में हो रहा था, पेशेंट काफ़ी खुश भी थे और उनकी भी काफ़ी दुआएं मिली मुझे। और सही में ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स ठीक होकर जाते हैं तो हमारा मन भी बहुत प्रसन्न होता है, लगता है कि हाँ दुआएं मिल रही हैं। जी, इसलिए अक्सर कर देखने को मिलता है कि डॉक्टर को खासकर भगवान का दर्जा दिया गया है कि अगर कोई जान बचा सकता है या जीवन दान हमको दे सकता है तो डॉक्टर ही दे सकता है। और भाग्यशाली है कि हमारे शहर में आप एक बेहतर सर्जन के रूप में मौजूद हैं। और कुछ आज के दौर में कुछ खासकर ऐसे भी युवा पीढ़ी के वर्ग के लोग हैं जो कि खासकर वो किडनी में स्टोन की समस्या से ग्रसित हैं। तो आखिर उनको क्या ऐसा इलाज करना चाहिए या क्या खान पान में कुछ लाना चाहिए जो कि इस बीमारी से वो बच सके? बात सही है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, जो विच इंक्लूड्स खाने की क्वालिटी और साथ में गतिहीन होना, आसान शैली से आसान तरीके से काम करना, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तो है। अब एग्जांपल के लिए जो फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेते हैं,
नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन होने की वजह से, प्लस पानी का मात्रा बहुत कम लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्टोन्स बनने का जो प्रक्रिया है बॉडी में, सिस्टम है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है जी। जो स्टोन के क्रिस्टलाइजेशन होता है बॉडी में, किडनी के अंदर, वो तेज़ी से होता है और फिर वो पत्थर के रूप में शेप ले लेता है। एक और बात, जिनको पत्थर रेगुलर बनता है, तो लोग कई बार बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। ये एक मिथ है। दूध का सेवन तो करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं करने से ऑक्सलेट स्टोन्स बनने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम जो आंत में जाने के बाद जो दूध में रहता है और वो ऑक्सलेट्स को कंबाइन करके बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो अगर आप कैल्शियम एक लिमिटेड पोर्शन जो दूध के माध्यम से मिलता है वो अगर आप नहीं लेंगे तो ऑक्सलेट स्टोन ज़्यादा बनेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, सप्लीमेंटल कैल्शियम नहीं लेना है, यानी कि कैल्शियम की दवाई खा रहे हैं, उससे स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, दूध लेना चाहिए पहला। दूसरा, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा, नॉन वेजिटेरियन डाइट, हाँ, उसमें 50% रिडक्शन करना चाहिए जो भी आप लेते हैं। नमक का सेवन कम करना चाहिए। पालक, साग और ब्रोकोली, ये सब का सेवन कम करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ये भी कम लेना चाहिए। अल्कोहल जो लोग सेवन करते हैं, अल्कोहल का भी सेवन कम करना चाहिए। तो ये सब डाइटरी रेगुलेशंस हैं। प्लस पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग पत्थर की समस्या को होने की समस्या को कम कर सकते हैं। हाँ जी। आप इसको देखें, समझें कि किस तरह से खान पान को बदलने से जरूर आपका स्वास्थ्य में बदलाव आ सकता है, और कहीं न कहीं आप जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो दौड़ भाग का जो जीवन जी रहे हैं, इसमें कुछ बदलने की, बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि पहले हम लोग सुनते थे कि बड़े बुजुर्ग को ही बड़ी बीमारी समस्या होती थी, लेकिन आज की डेट में खासकर युवाओं को, जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक के युवा हैं, उनको बड़ी गंभीर बीमारी हो रही है। वो सब आपके खान पान और लाइफ स्टाइल से हो रही है। इसके अलावा भी सर बहुत सारा देखने को मिलता है कि आजकल युवाओं में प्रोटेस्ट के जो बीमारी आ रही है, सामने काफी आ रही है। तो इसको निजात पाने के लिए आखिर इसका क्या उपाय है? प्रोस्टेट की समस्या अगर यंग लोगों में होती है तो उसको प्रोस्टेटिस बोलते हैं। नॉर्मली इन्फेक्शन होता है जी। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, अंडकोश में इन्फेक्शन हो सकता है। उसका रीज़न जो है कॉमनली यूटीआई के कारण होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बोलते हैं। पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन जो फैल करके अंडकोश में जा सकता है, प्रोस्टेट में जा सकता है, और उस कारण से ये इन्फेक्शन इन सभी ऑर्गन्स में होते हैं। तो इसका निजात एक ही तरीके से हो सकता है। उसमें आपको पानी, ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रिवेंशन भी करना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है कि कोमोड में बैठते हैं या फिर यूरिनल यूज़ करते हैं तो लिंग उसमें सटता है। फीमेल्स में यूटीआई होने का कारण होता है कि जो कोमोड में यूज़ करने से, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने से, हाँ, और जो जेट, पानी का जेट होता है वो यूज़ करने से, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, तो वो कॉमनली सभी लोग यूज़ जब करते हैं, उनका अलग सेपरेट यूज़ नहीं होता, तो उस कारण से इन्फेक्शन उनमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होती है। तो इन्फेक्शन का ये प्रक्रिया है, और इसका निजात पाने का है कि एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ेगा और साथ में सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए कि प्रोस्टेट के किस तरह से बीमारी आती है और कैसे इसके हम लोग निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा भी सर देखा जा रहा है कि युवाओं में खास करके आज भी, क्योंकि इतना ही खान पान जो उल्टा सीधा लोग खा रहे हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है, तो सेक्सुअल की समस्या आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी आज इतने क्लिनिक खुल चुके हैं इसके दवाई के लिए, जो कि इसका बोलते हैं हम इलाज कर सकते हैं। तो इसमें सर ये सेक्सुअल समस्या को अगर दूर करने की बात आई हो युवाओं में खास करके, तो वो किस रूप में किया जाए? मेल सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक तो एक नया
एक सब्जेक्ट है और इस पर भी काफ़ी फोकस हो रहा है और काफ़ी यूरोलॉजिस्ट इसमें आगे आ भी रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंट भी है। नॉर्मली आजकल कई पेशेंट्स आते हैं जिन पे उनका कंप्लेन रहता है कि लिंग में तनाव नहीं होता है, शीघ्र पतन हो जाता है जी। तीसरा है कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, एज़ोस्पर्मिया एक कॉमन है तो उस कारण से बच्चे नहीं हो पाना। तो ये सभी फैक्टर्स लेकर के कई लोग आते हैं। कई बार कपल्स को साथ में काउंसलिंग करने के बाद उनका जो टेंशन्स कम होने के करने के बाद वो सफल प्रयास से आपस में तालमेल बैठा करके वो अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। कई बार वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, नींद अच्छी ना आने की वजह से इरेक्शन में दिक्कतें आती है, लिंग में तनाव नहीं हो पाता है। सेक्सुअल और जो सेक्स है ये एक प्लेजरेबल चीज़ है। जब तक लोग इसके प्रॉपर तरीके से इस पर नहीं करते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, ऑर्गेज़म अचीव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। स्मोकिंग भी एक कारण होता है कई बार। फिर मेन रीज़न तो है कि एंग्जाइटी, जिसमें आज के भागदौड़ के जीवन में सबको टेंशन है, तो टेंशन से थोड़ा निजात पाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो बचपन से, जैसे मम्स हो गया, टीबी हो गया, ये सब वजह से, या फिर कोई ऑपरेशन, जैसे दोनों साइड का हाइड्रोसेल का ऑपरेशन कभी लोग कहीं बाहर कराते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिनका हाइड्रोसेल का ऑपरेशन की वजह से कई बार दोनों साइड के नस बंध जाते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे नहीं हो पाते हैं। एज़ोस्पर्मिया में होने का एक कारण होता है जब शुक्राणु में कीटाणु नहीं पाए जाते, तो IVF एक मोडालिटी है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भाषा में कहते हैं। ये डॉक्टर खुशबू हमारे हॉस्पिटल में है, वो IVF के स्पेशलिस्ट भी हैं और कुछ लास्ट 1-2 साल से इस पे अपना योगदान भी दे रही हैं और काफ़ी पेशेंट्स को लाभ उनसे मिला है। जी जी। तो ये सब तरीके हैं और इसके अलावा ये तो हो गया लाइफस्टाइल की बात। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे हम लोग उनको इससे निजात दिला सकते हैं। तो सिम्टम्स देख करके उनका काउंसलिंग करने के बाद ही दवा की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है और उसके लिए मिलने के बाद ही, काउंसलिंग करने के बाद ही हम लोग बतला पाएंगे और कैसे क्या होता है। जी जी। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर आपके साथ में सेक्सुअल की समस्या हो रही है तो आपने आपका जो जीवन संगनी है, आप उनके साथ में एक डॉक्टर से मिलकर, सुमित सर से मिलकर आप बेहतर उपचार प्राप्त कर सकते हैं और उसका निदान जो भी होगा आपको उचित मार्ग आपको बता सकते हैं। सर, इसके अलावा भी हमारे कुछ दर्शक हैं जो कि जानना चाहते हैं, खासकर मेडिकल से जो आपके जुड़े हुए युवा वर्ग हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, तो वो खासकर जानना चाह रहे हैं कि आप जो इतना बेहतर एक आप डॉक्टर बन पाए, सर्जन बन पाए, तो इनके लिए आप उनको क्या मैसेज, ऐसा मैसेज कुछ दीजिए कि ताकि उनके लिए कुछ नया सीखने को मिले उनको। बेहतर डॉक्टर बनने के लिए बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है जी। एक मानवता की भावना लेके बढ़ना जरूरी है। पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो बड़े कष्ट में आते हैं, एक बार वो ठीक होकर जाते हैं और मन से दुआएं देते हैं तो मन गदगद हो जाता है जी। और लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो पहला तो है कि मानवता की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है पढ़ाई की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है, करीब 10 साल 15 साल लग जाते हैं लोगों को इस पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद ग्रेजुअली विथ एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कभी पेशेंस नहीं खोना चाहिए। और हम लोग जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के समय भी
बहुत बारीकी से करना पड़ता है और ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो कभी लगता है भी, और इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, कई बार लगता है कि ये नस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप करें कि नहीं करें। कई बार इस तरह के भी सिचुएशन आते हैं, तो बहुत बोल्ड डिसीजन लेना भी पड़ता है कई बार। तो ये एक संघर्ष है और इसमें मज़ा भी आना चाहिए। तो बस यही है कि जिनको इस फील्ड में आना है और वो एक अलग से संघर्ष और का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और मानवता के नाते इस फील्ड में आना पड़ेगा। और बाकी तो आप सही बात है। तो आपने देखा कि अगर आप युवा वर्ग हैं, खास करके आप इस मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी लंबी पढ़ाई होती है, लंबी अवधि होती है। कम से कम 10 से आपका 15 साल इसमें गुजारना होगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको धैर्य बना के रखना होगा और ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर है कि आपको सफलता मिलेगी। तो सर, इसके आज के सेशन का अंतिम सवाल आपसे सर यही रहेगा कि सूर्या हॉस्पिटल एक शहर का जाना माना हॉस्पिटल है, एक नामचीन है, जिससे कि आप यहाँ पे जुड़े हैं, आप अपनी सेवा भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो साहिबगंज जिला में एक और देखा जाए तो आपका मालदा होता है, एक और भागलपुर होता है। अक्सर वैसे गंभीर मरीज जो होते हैं, जो कि बेबस होकर वो सोचते हैं हम कहाँ जाएं, तो वो रेफर किया जाता है, तो आपके पास सूर्या हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि अगर इमरजेंसी केस को अगर ऐसा आता है तो उनका जान बचाया जा सके, उनको रिलीफ मिले? हाँ, इसमें आपको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारे अस्पताल में जो भी काम होता है, किसी भी बड़े अस्पताल में जो काम होता है उसे किसी तरह से कम नहीं है। चाहे वो हमारे स्पेशलिटी का ही हो, चाहे जनरल सर्जरी का हो, चाहे इमरजेंसी का हो, चाहे आईसीयू का हो, चाहे डायलिसिस के लिए हो, हम लोग पास सभी सुविधाएं हैं जी। और हम लोग क्वालिटी वर्क में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की सुविधा है, उसके अंतर्गत हमने करीब 6000 से ऊपर ऑपरेशन भी कर चुके हैं, सफल ऑपरेशन अभी तक पिछले 5-6 सालों में, जब से इंसेप्शन। इसके अलावा अभी आप रिसेंटली अगर देखेंगे तो कुछ पेशेंट्स का जान भी हमने बचाया है। एक पेशेंट आप लोग जानते होंगे, एक वो वार्ड पार्षद भी थे यहाँ पे, और वो सडनली आए और सीवियर पेन में थे और सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। तो इवैल्यूएशन जैसे देखकर समझ में आ गया कि उनको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक का समस्या है। तुरंत से हमने दवा दिया उनको। हमारे क्लाउड फिजिशियन से अटैचमेंट है, डॉक्टर रेहान खुद आईसीयू इंटरवेंशनिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे आईसीयू ये डॉक्टर हैं। तो उनको भी बुला करके हमने दिखाया, ईसीजी हुआ, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास अच्छे हैं, ट्रॉपटी कराया और दवा दे भी दिया हमने। तुरंत से हमने चैनलाइज भी कर लिया दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल, और जहाँ भी जाना चाहते थे वहाँ संपर्क हमारा था, उनको हमने वहाँ रेफ़र भी कर दिया, उनको बतला भी दिया, उनके माध्यम से और भी कुछ जो भी चीज़ देना था दे दिया। अच्छी बात रही कि कार्डियक एम्बुलेंस भी उन्होंने व्यवस्था कर ली और फिर पेशेंट जा गए और नेक्स्ट सर्वाइवल हो बच गए जी। इसके बाद अभी रिसेंटली एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे सीनियर हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है रिम्स में। तो उनके एक रिलेटिव मिर्जा चौकी में है, वो आए यहाँ पे, जिस समय आए वो गैस्पिंग फेज में थे, गैस्प कर रहे थे, मतलब सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, मतलब कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, इस स्थिति में आए थे वो। तो हमारे आईसीयू टेक्नीशियन उनको उसके माध्यम वो बहुत एक्टिव है और हमने तुरंत से उनको इंट्यूबेट किया, रात भर आईसीयू में रखा और डॉक्टर रेहान और क्लाउड फिजिशियन जो स्मार्ट आईसीयू के माध्यम से और डॉक्टर रेहान के सहायता से हम लोगों ने रात भर 2-3 दिन में उनको एक स्टेबलाइज इतना कर दिया कि फिर वो कार्डियक एम्बुलेंस के सहारे फिर वो भी दुर्गापुर गए थे और वहाँ पर डॉक्टर ने काफ़ी सराहा कि हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट चला है वो काफ़ी अच्छा चला है और इस कारण से पेशेंट सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वहाँ पर
2-3 दिन के बाद वीन ऑफ हो गया, मतलब इंट्यूबेशन जो हुआ था, ट्यूब बाहर निकल गई और पेशेंट फिर स्वस्थ होकर अब तो घर आ गए जी। तो इस तरह से और भी मरीज हैं यहाँ पे जिनका हमने सफल इलाज भी किया है। और ये अश्योर कर देता हूँ कि आईसीयू का जो भी कॉस्ट होता है, कई लोगों के मन में ये भी होगा कि आईसीयू का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, सूर्य अस्पताल में बहुत पैसे लेते हैं। आप कहीं का भी पता कर लीजिए और हमारा पता कर लीजिए, आईसीयू कॉस्ट बहुत कम है। तो आपको सुविधा भी हम दे रहे हैं और कम रेट्स में भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ कॉस्ट तो रहता ही है। बहुत सारे टेस्ट होती हैं जो तुरंत करना पड़ता है जी। हाँ, शुगर लेवल फॉल कर रहा है तो हर घंटे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, ईसीजी है, हो सकता है कि अभी तुरंत से कुछ नहीं मिले, 4 घंटे बाद कुछ सिम्टम्स डेवलप कर जाए तो उसे फिर से देखना पड़ेगा। तो आईसीयू में कॉस्ट तो जाता ही जाता है। हाँ, इसमें दवाएं भी लगती हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रयास किए हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग काम करें, एट नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हाँ, और पेशेंट को सुविधा तो हम लोग दे रहे हैं जी। जी। तो आपने देखा कि अगर आप किसी भी अगर इमरजेंसी की स्थिति में भी हैं तो आप उस स्थिति में सूर्या हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपका इलाज संभव है। हर तरह की यहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है और हर तरह के यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि आपको 24 घंटा सेवा देने के लिए वो उपलब्ध रहते हैं। सर, सुनने में आया है कि आप खासकर कुछ सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। आप कभी कभी आप ऐसे लोगों के लिए कार्य करते हैं जो कि बहुत करीब हो, दिव्यांग बच्चे हों, उनके लिए आप अलग से कोई ऐसा शिविर आप लगाते हैं ताकि उसके माध्यम से उनका कुछ भला हो। हाँ, हम लोग करते हैं ऐसा। पहाड़ पर ही आपका जो मुख बहिर स्कूल है वहाँ पर भी हमने शिविर लगाया, बच्चों की स्क्रीनिंग की। ट्राइबल जो विलेजेस हैं वहाँ पर भी जाकर के कई बार हम लोग शिविर लगा करके मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और कई एनजीओज़ हैं उनके माध्यम से, मैं खुद संजीवनी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, सोक्सा में सेक्रेटरी हूँ और वहाँ पर भी अपनी योगदान दे रहा हूँ। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी उनका भी इलाज जो है स्क्रीनिंग करना और सही सलाह देना रेगुलर बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं सब चीज़ें। तो आपने देखा कि सुमित सर जो है वो एक समझिए कि हर तरह का शिविर वगैरह भी लगाते हैं ताकि ऐसे बच्चों का जो कि वो अपंग रूप से हैं, दिव्यांग हैं, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं है, तो उन लोगों के लिए विशेष सुविधा के लिए शिविर वगैरह का भी काम किया जाता है। और भी इस तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं ताकि आपका समाधान जल्द से जल्द हो सके। आप इसी तरह हमारे अटल भारत टीवी न्यूज को देखते रहें। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।